मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपनी सक्रियता को बड़ी तेजी से बढ़ा रहे हैं। हमने देखा है कि हर जिले में कांग्रेस वो कर रही है जो पहले नहीं किया करती थी, यानी कि बूथ मैनेजमेंट की तरफ कांग्रेस जा रही है, बूथ पे अपनी सक्रियता को बढ़ा रही है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने हर जिले में वहाँ पे जो प्रभावित करने वाले दूसरे दलों के नेता हैं उनको संपर्क साधने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी ने चुनाव से पहले लाडली बहना योजना लॉन्च की थी, जिसके काट में कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना का ऐलान किया कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम नारी सम्मान योजना को लागू करेंगे, और इसके लिए लोगों से वचन पत्र के तौर पर एक फॉर्म भी भरवा रही है, जिसपे एक लोगों तक ये अपना प्रचार कांग्रेस इस तरह से कर रही है, लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है। और ये बड़ा एक गहरे तरीके से देखने को मिल रहा है ग्राउंड पे। मगर एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह से दोनों पार्टियों की सक्रियता दिख रही है, उसमें जिले वाइज क्या स्थिति है, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं, कहां से कौन नजर आ रहा है, इसको भी देखना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बालाघाट लोकसभा के बताते चलूं। बालाघाट लोकसभा में सिवनी जिले की 2 सीटें आती हैं और बालाघाट की 6 सीटें। इन 6 सीटों में और 2 सीटों में क्या स्थिति है, पहले मैं आपको वो बयान कर दूं। इसको मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बयान करने वाला था, मगर मैंने सोचा कि इसे लोकसभा वाइज बयान करूं। मध्य प्रदेश में टोटल 29 लोकसभाएं हैं, तो उसमें बालाघाट लोकसभा की जो 6 विधानसभाएं हैं उनमें क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बालाघाट में परिस्थितियाँ पहले अलग थी, मगर जैसे ही पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता अनुभव मुंजारे ने कांग्रेस ज्वाइन किया तो परिस्थितियों में कुछ बदलाव आया, क्योंकि अनुभव मुंजारे के जो पति हैं कंकर मुंजारे, वो 3 बार से परसवाड़ा के विधायक रहे हैं, 3 बार विधायक रहे पूर्व में, और बालाघाट लोकसभा से सांसद रहे। सामाजिक वोट, जो समाज से ये लोधी होती हैं और इनके सामाजिक वोट पर इनका काफ़ी प्रभाव है। परसवाड़ा और बालाघाट सीट में चूंकि अभी बीजेपी काबिज है, पिछले कई समय से बालाघाट बीजेपी के कब्जे में है, तो उस सीट पे और कई बार अनुभव मुंजारे किनारे से 4000 5000 ऐसे वोटों से हार जाती हैं। पिछला चुनाव काफ़ी लंबा वो रहा क्योंकि कांग्रेस ने अच्छे खासे वोट लिए थे। मगर सवाल ये उठता है कि क्या अनुभव मुंजारे के आने से कांग्रेस को फायदा हुआ है? अनुमान फिलहाल सभी राजनीतिक पंडितों का यही है कि अनुभव मुंजारे के कांग्रेस के ज्वाइन करने के बाद अनुभव मुंजारे का जो सामाजिक वोटर है और जो उनका पर्सनल वोटर है, कोर वोटर है, उस वोट को मिलाकर कांग्रेस को परसवाड़ा और बालाघाट दोनों ही सीट पे एज मिल रहा है। अगर कांग्रेस परसवाड़ा से मधु भगत को टिकट देती है तो मधु भगत के लिए यह संजीवनी होगी, क्योंकि मधु भगत अभी जो हैं पवार समाज से आते हैं और ग्राउंड पे उनकी जो मेहनत चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि वह फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो बैयर और लांजी ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर कोई किसी को शक नहीं है कि इस कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। सभी को पता है कि बैयर से कांग्रेस के सिटिंग एमएलए संजय उइके और वहीं लांजी से कांग्रेस की सिटिंग एमएलए हिना कांवरे होंगी। इन्हें बदलने का तो कोई तुक नजर नहीं आता है और दोनों अपनी जो सीट है उनमें अभी से ही बड़ी मजबूत नजर आते हैं ये लोग। इनके जो जमीनी पकड़ है काफ़ी मजबूत है, मगर बीजेपी इन गढ़ को तोड़ने की पूरी कोशिश करने में लगी हुई है। मगर अगर हम अनुमान के मुताबिक बात करें कि क्या अगर इन्हें टिकट मिलती है, अभी चुनाव होते हैं, तो बैयर लांजी ये 2 सीट पे कांग्रेस मजबूत नजर आती है। हाँ, परसवाड़ा सीट जो कि पहले मधु भगत विधायक हुआ करते थे, वहां से इस बार नानू कांवरे जीते हैं, जो भी पूर्व विधायक हैं। नानू कांवरे को ही हराकर मधु भगत विधायक बने थे और नानू कांवरे इस समय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान की सरकार में। बड़ी अहम चीज जो आपसे बताते चलूं, नानू कांवरे बीजेपी के दिग्गज नेता बालाघाट से विधायक गौरीशंकर बिसेन, इन 2 के बीच में ऐसा बताया जाता है ये दोनों की बड़ी इंटरनल फाइट चलती है। अभी हाल ही में बागेश्वर धाम का एक प्रोग्राम, धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम हुआ था बागेश्वर धाम वाले, उस प्रोग्राम में परसवाड़ा में देखा यह गया कि जब गौरीशंकर बिसेन गए तो कुछ बाउंसर्स ने कुछ धक्का मुक्की किया, कुछ ऐसा कुछ कर दिया, जिसके बाद पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और उनकी बेटी मौसम हरिणखेड़े बड़ी नाराज नजर आ रही थी। और इसका खुद जिक्र इस घटना का बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने एक प्रवचन के दौरान किया। अब ये सारी चीज़ें, एक इंटरनल फाइट वहाँ की राजनीति में एक बड़ा असर डालती है, जिस समाज का भी थोड़ा सा एक वो फर्क पड़ता है। पवार समाज का एक बड़ा वोटर इस घटना के बाद से खफा है नानू कांवरे का जो विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में। तो ऐसा बताया जाता है कि अगर होता है तो मधु भगत को अपने सामाजिक वोट तो मिलेगा ही मिलेगा, अन्य कांग्रेसी वोट प्लस जो वहाँ पे जो दूसरा एक फैक्टर अभी जो नया आया है कि कंकर मुंजारे और अनुभव मुंजारे का जो वोट हुआ करता था वहाँ से,
तो अनुपम मुंजारे के ज्वाइन करने के बाद उनके सामाजिक वोट के भी पड़ने की संभावना है। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि मधु भगत के लिए अनुपम मुंजारे का ज्वाइन करना कांग्रेस ज्वाइन करना किसी संजीवनी से कम नहीं है। वहीं बालाघाट सीट की बात करें तो बालाघाट में कांग्रेस कई सालों बाद अपना परचम लहरा सकती है, जो परिस्थिति बन रही है अनुपम मुंजारे के ज्वाइन करने के बाद। मगर इनके लिए बालाघाट सीट में अगर रोड़ा बन सकता है तो वो बन सकते हैं विशाल बिसेन। विशाल बिसेन ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया हुआ है। वे कांग्रेस के जिला प्रवक्ता रहे हैं और काफ़ी दिनों से एक्टिव हैं, मजदूर संगठन चलाते हैं। उनकी जो मजबूत जो एरिया है उनका बालाघाट विधानसभा में लालबर्रा का जो बेल्ट है, लालबर्रा ब्लॉक का जो एरिया है उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे विशाल बिसेन काफ़ी मजबूत पकड़ रखते हैं और ऐसा बताया जाता है कि वो अगर नुकसान पहुँचाएंगे तो सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र में नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो विशाल बिसेन अभी से चुनावी मोड में है, वो भी एक एमएलए उम्मीदवार हैं। अब देखना यह है कि होता क्या है। हाँ, कांग्रेस के लिए देखना यह है कि वो अनुराग चतुर्मोहता को कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि अनुराग चतुर्मोहता कई दिनों से कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, पैसे से मजबूत कैंडिडेट हैं, काफ़ी मतलब एक अच्छा उनका यूथ है उनके साथ। विशाल बिसेन और अनुराग चतुर्मोहता, ये दो, अगर अनुपम मुंजारे नहीं आती तो ये दो के बीच टिकट की दावेदारी होती और इन दोनों में से ही किसी न किसी को टिकट मिलना होता। मगर देखना यह है कि अब पिछले चुनाव बार निर्दलीय लड़के जो वोट हासिल किया था अनुराग चतुर्मोहता ने, तो क्या अब इस बार वो अपने उस पावर को कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर पाएंगे या फिर कुछ दूसरा नुकसान हो सकता है। अब बालाघाट सीट के बाद हम चलते हैं वारासिवनी सीट की तरफ। वारासिवनी वो सीट है जिस सीट पे प्रदीप जायसवाल कई सालों से विधायक बनते नजर आ रहे हैं। मगर पिछले बार जब अभी कांग्रेस की जो सरकार 2018 में बनी थी, जब प्रदीप जायसवाल को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, शिवराज सिंह चौहान के साले संजय मसानी को कांग्रेस ने वहां से उम्मीदवार बनाया था और इस वजह से प्रदीप जायसवाल वहां से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़े, जीते। बहुत उस सीट में उठापटक हुई थी। वहां से बीजेपी के एक बड़े नेता जो इस वक्त कटंगी सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वहां तैयारी कर रहे हैं, गौरव पारधी, वो वहां पे उम्मीदवार थे, उन्हें बैठाया गया। अब कई ऐसी चीजें हुई मगर उसके बावजूद प्रदीप जायसवाल चुनाव जीते। गौरव पारधी के लोगों ने यह कहा कि गौरव पारधी के लोगों ने प्रदीप जायसवाल का साथ दिया। ऐसी कई बातें हुई वहां। अब देखना यह है कि ऐसी खबर है और कटंगी से फिलहाल गौरव पारधी तैयारी कर रहे हैं। कटंगी विधानसभा में कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब देखना यह है कि उनकी जगह किसको टिकट मिलती है। कांग्रेस के पास वहाँ कई दावेदार हैं, आशुतोष बिसेन हैं, लोमर्स बिसेन हैं। वहीं पे इस सीट पे ऐसा बताया जा रहा है कि कटंगी और वारासिवनी में से बीजेपी के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत कांग्रेस ज्वाइन करके इन दोनों में से किसी एक सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। ये भी एक खबर है। तो ऐसे में ये मैंने आपको बताया बालाघाट जिले की सीटों के हाल। अब मैं आपको आता हूँ सिवनी और बरघाट के। बरघाट से अर्जुन काकोड़िया कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी की तरफ से कई नाम आ रहे हैं और इन नामों में जो नाम चल रहे हैं उनमें पूर्व कलेक्टर शरद कुमरे का नाम चल रहा है, पूर्व विधायक कमल मस्कोले का नाम चल रहा है और भी कई नाम हैं जिनके नाम चल रहे हैं। अब देखना यह है कि उनको टिकट मिलती है या नहीं। सिवनी विधानसभा की बात करते हैं। पहले मैं आपको बरघाट पूरा कर दूं। बरघाट में अगर बात की जाए तो अर्जुन काकोड़िया का सबसे मजबूत बेल्ट है कुरई का बेल्ट। कुरई क्षेत्र से उनकी इतनी मजबूती बताई जाती है कि वहाँ पे कहा जाता है कि आदिवासी वोट और अन्य कांग्रेसी वोट उनके लिए एकजुट है। वहीं अब देखना यह है कि बरघाट में उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि बरघाट साइड भी कई तरह की बातें सामने आती हैं। अब देखना यह है कि बरघाट और कुरई मिला के वो क्या करते हैं, मगर फिलहाल एज पे वे नजर आते हैं। अब हम आते हैं सिवनी विधानसभा में। तो सिवनी विधानसभा पिछले 30 साल से बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पे बीच में मुनमुन राय ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के इस गढ़ को तोड़ा था, मगर बाद में अगले चुनाव में वे खुद बीजेपी में शामिल हो गए और ये देखा गया कि वो बीजेपी में शामिल तो हुए मगर बीजेपी के अंदर बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो ऐसा बताया जाता है कि मुनमुन राय जो चुनाव जीते थे वो अपने दम पर, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं और अपना जो उन्होंने कैडर तैयार किया था उसके दम पर उन्होंने यह चुनाव जीता था। मगर फिलहाल ऐसी रिपोर्ट है कि लोग अब मुनमुन राय से नाराज हैं। बीजेपी के अंदर यह खबर है कि यह टिकट बदली जा सकती है, मगर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, यह टिकट नहीं बदली जा सकती। मुनमुन राय शिवराज सिंह चौहान के काफ़ी करीबी हैं, वह यह टिकट ले आएंगे। मगर अब देखना यह है कि क्या होता है इस सीट में। फिलहाल कांग्रेस के पास यहाँ पे 3 दावेदारों के नाम मजबूती से चल रहे हैं, जिसमें पहला नाम जो चल रहा है वो पूर्व प्रत्याशी मोहन सिंह चंदेल का, दूसरा नाम आनंद पंजवानी और तीसरा नाम राजा बघेल का।
इन तीनों नामों में खास बात यह है कि ये तीनों ही नाम इस समय जनता के बीच हैं कि इन तीनों में से कोई उम्मीदवार होगा। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना भी सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं उम्मीदवार के तौर पर। फिलहाल जो ये नाम चल रहे हैं, मोहन चंदेल इन सब नामों में पिछली बार जब चुनाव लड़े थे तो यहाँ पर उन्हें 78,500 वोट मिले थे, जो अब तक के इस विधानसभा में किसी भी कांग्रेसी को मिले सबसे अधिक वोट हैं। इससे पहले कांग्रेस को 42,000, 43,000 ये वोट मिलते रहे, मतलब इस नंबर पर वोट मिलते रहे हैं। ये बात कही जाती है कि मोहन चंदेल पैसे से कमज़ोर उम्मीदवार हैं, उनके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, इस तरह की बातें मार्केट में चलती हैं। मगर ऐसा देखा गया है कि इसके पहले कांग्रेस के जो भी उम्मीदवारों को टिकट मिली है वो पैसे से कमज़ोर नहीं थे, काफ़ी पैसे वाले उम्मीदवार रहे हैं। उन उम्मीदवारों का अगर हम वोट देखें और इनका देखें तो ये काफ़ी एक मतलब हमें फ़र्क समझ में आता है कि यहाँ मामला पैसे का नहीं है, मामला उम्मीदवार का है। अब देखना यह है कि उम्मीदवार, जहाँ तक आनंद पंजवानी की बात है, आनंद पंजवानी के पास यूथ की एक बड़ी टीम मौजूद है। मोहन चंदेल का जो ग्रामीणों में जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा है, गहरा प्रभाव है। अब तक के हुए सर्वे में जो रिपोर्टें सामने आई हैं उसमें सबसे टॉप में मोहन चंदेल का नाम आया है, दूसरे नंबर में राजा बघेल और फिर तीसरे नंबर में आनंद पंजवानी का नाम चल रहा है। शहर की अगर बात करें, सिवनी शहर की, तो वहाँ पे आनंद पंजवानी, राजा बघेल और मोहन चंदेल तीनों में टक्कर देखी गई। वहीं यह देखा गया कि इन तीनों उम्मीदवारों के बीच नाम चल रहे हैं। मगर एक बात फिर हमेशा चर्चा में चलती रहती है कि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राजकुमार खुराना सरप्राइज उम्मीदवार के तौर पर भी आ सकते हैं और लोगों का कहना है कि हम 3 के बजाय 4 उम्मीदवार मान के चलें। अब देखना यह है कि क्या हो रहा है, चुनाव में क्या होने वाला है। यह है हमारी बालाघाट लोकसभा की एक रिपोर्ट मैंने आपके सामने पेश किया, जो लोगों के बीच में चर्चा है। एक नाम और चल रहा था सिवनी विधानसभा से, ब्रजेश सिंह लल्लू बघेल, जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, मगर फिलहाल लोगों के बीच में उनकी चर्चा कम ही देखने को मिल रही है। कुछ समय तक पहले काफ़ी उनको उम्मीदवार के तौर पर लोग कंसीडर कर रहे थे, मगर फिलहाल उनका नाम नज़र नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस किसको यहाँ टिकट देती है, वो एक अलग बात है। मगर जो कंडीशन है उसके हिसाब से अगर हम देखें, इन 8 सीटों में, यानी कि 2 सीटें सिवनी ज़िले की और 6 सीटें बालाघाट ज़िले की, तो कहानी यहाँ पे 3 और 5 की नज़र आ रही है। हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। YouTube पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।